हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक और नए जीडी स्क्रिप्ट के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीडी स्क्रिप्ट में एरेज की। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे एरेज क्या होती है, उसके बाद हम ये जानेंगे उनका सिग्निफिकेंस क्या है। क्या ये सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है या फिर ये हमें हमारे गेम डेवलपमेंट में कहीं काम भी आता है क्या। अगर आपने कभी पहले एरेज किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं पढ़ा हो तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एरेज ना होती क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सही बता रहा हूँ। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग कोई भी किसी भी टॉपिक को आप पकड़ लो, वहाँ पे एरेज का ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एरेज बेसिकली होती क्या है, देखो। एरेज ना एक ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कह सकते हैं अपने वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी सारे वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो, ये मेरी डेफिनेशन है सिर्फ एक समझाने के लिए, बाकी ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता। एक एरे में क्या होता है, जैसे एक एरे ना एक एंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनको आप अलग अलग करके रख लो या फिर उन सभी को एक बॉक्स में रख लो। तो वो जो बॉक्स है ना, वो एरे यहाँ पर कह सकते हैं उस बॉक्स को, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब देखो, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसे कि मैं स्टैटिक लैंग्वेजेस की अगर बात करूँ, सी प्लस प्लस जावा जैसी लैंग्वेजेस, उनमें क्या होता है कि कोई भी एरे जब अपन डिफाइन करते हैं ना, तो उसका हमें एक अलग डेटा टाइप देना पड़ता है। जैसे एक एरे अगर हम इंट लगाएंगे ना उसके पीछे आई एन टी इंट, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज उसमें स्टोर होंगी। मतलब कि वो जो बॉक्स है ना, जिसे कि हमने एरे नाम दिया है यहाँ पे, उसके अंदर सिर्फ नंबर्स स्टोर होंगे, इंटीजर वैल्यूज़। उसमें अगर आप फ्लोट देने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन जीडी स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जीडी स्क्रिप्ट की जो एरेज होती है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, देखो इसके अंदर ना एक ही एरे के अंदर आप, मतलब पहली बात तो आप एरे का कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते, बिकॉज जीडी स्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज है। अब स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है, इसका वीडियो मतलब इसमें मैंने किसी वीडियो में बता रखा है पहले, मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बट ना इस कोर्स के अंदर भी मैं ये वीडियो इंक्लूड करूँगा, स्टैटिक और डायनामिक लैंग्वेजेस वाली, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच में, ठीक है। तो जीडी स्क्रिप्ट की एरेज क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसमें कि क्या होता है कि एरे अपन ना एक डिफाइन करते हैं, ना कोई डेटा टाइप देते हैं उसे, ना ही कुछ देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करा सकते हो। जैसे एक ही नंबर में, एक ही एरे में आप नंबर स्टोर करा सकते हो, और स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकते हो। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए आप ऐसे याद रख लो कि वो भी एक तरह का डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है, आप भी इसे खोल सकते हो, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है यहाँ से, मतलब रेफरेंस लेने के लिए जीडी स्क्रिप्ट को सीखने के बाद। तो यहाँ पे एरेज के ना डेफिनेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे, क्या होता है कैसे होता है। तो ये हम अभी जो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। एरेज आर यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। मोस्ट टाइम्स दे आर वन डायमेंशनल बट मे बी मल्टी डायमेंशनल। अब यहाँ पे डायमेंशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या है एरे के अंदर। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एरे के अंदर अपन कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एरे में अपन एरे स्टोर करा दें? बिल्कुल हो सकता है। बॉक्स में अपन बॉक्स डाल सकते हैं, उस बॉक्स में भी बॉक्स डाल सकते हैं। तो जब आप कोई एरे के अंदर एक और दूसरा एरे आप डालते हो ना, मतलब कैसे भी अपेंड करके कैसे भी करके, तो क्या होता है कि उसे ना हम 2D एरे बोलते हैं। और फिर जब उसी के अंदर एरे के अंदर एरे, फिर उस एरे के अंदर भी एरे लगा देते हो ना, तो वो 3D हो जाता है। इस तरह से डायमेंशन बढ़ती जाती है, आप कितना भी स्टोर करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एरेज होती है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब यार ऐसा तो होता है, चलो हमने मान लिया, बट ये काम कहाँ पे आती है गेम डेवलपमेंट में। अब देखो, जैसे मान लो आपको ना काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं आपके आपकी गेम के अंदर 100 प्लेयर्स हैं, ठीक है। उनकी अलग अलग पोजीशन है आपकी गेम के अंदर। तो आप चाहते हो कि टेम्पररी ना आप उन सभी पोजीशन को स्टोर करा लो। तो आप ये थोड़ी करोगे कि भाई ना हर एक वेरिएबल के अंदर उनकी पोजीशन डालोगे, जैसे प्लेयर 1 की पोजीशन, प्लेयर 2 की पोजीशन। इस तरह से आप ना मतलब 100 बार वेरिएबल बना रहे हो, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पे एरे यूज़ कर सकते हैं। एक एरे डिफाइन कर लो, उसमें पोजीशन को अपेंड करते जाओ, लगाते जाओ अंदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस तरह से एक ही एरे में अपन 100 प्लेयर्स की पोजीशन से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरे का सिग्निफिकेंस आता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, इस वेबसाइट में कुछ कोड एग्जांपल्स दिए हैं, एरे कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब अपन अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या ये चीज़ सच में काम करती है या फिर ऐसे ही दे रखी है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं गोरोट खोलता हूँ और आपको बताता हूँ सबसे पहले एरेज ना किस तरह से मतलब इन्हीं कह सकते हैं डिक्लेयर करते हैं शुरुआत में, ठीक है। तो सेम तरह आप जैसे वेरिएबल बनाते हो ना, वैसे ही आपको एक एरे को भी वेरिएबल के तौर पे बनाना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा वेर, और फिर ARR, और फिर आगे जाके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ARRAY, एरे, तो ये जो कैपिटल में ARRAY है ना, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। ये एक कह सकते हैं एक क्लास का, एक क्लास है यहाँ पे, उसके रेफरेंस लेके हमने ना उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है। इससे क्या होगा कि एक एरे नया बन जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है ऐसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ARR2 और उसके बाद ये, बिकॉज वेरिएबल का नाम अपन सेम नहीं रख सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल का ना अलग नाम रखा है ARR2। तो ये और ये ना प्रोसेस इक्विवेलेंट है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो किसी एरे को बनाने के लिए, ठीक है। और तीसरा जो तरीका है वो है वैल्यू दे के एरे बनाना।
जैसे आपको एरे के अंदर कोई वैल्यू देनी होती है, जैसे मैं यहाँ पे एक और एरे बनाता हूँ ARR3, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर दिया और उसके बाद 2, जैसे मान लो मैं उसमें 2 वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो 2 और 3, तो इस तरह से भी आप एरे बना सकते हो। यहाँ पे एरे बन भी गया और उसके अंदर 2 और 3 उसके अंदर वैल्यूज़ मतलब सेट भी हो गई। तो इस तरह से एरेज जो आप शुरुआत में जो है डिफ़ाइन कर सकते हो अपने कोड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, अगर क्या प्रिंट होगा अपन ये देख लेते हैं सबसे पहले। अगर मैं ARR3 को यहाँ पे प्रिंट करूँ, सीन को रन करूँ, तो यहाँ पे देखो जैसा एरे है ना वैसा का वैसा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। देखो स्क्वायर ब्रैकेट भी आ गए, 2 और 3 भी आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक एरे प्रिंट हुआ है यहाँ पे इस तरह से। और अगर मान लो आपको किसी एरे के अंदर कोई एक चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 3 चाहिए एरे के अंदर से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडेक्सिंग देखेंगे 0 1। अब 3 जो 1 इंडेक्स पे आता है, ध्यान रखना प्रोग्रामिंग में ना इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से, मतलब कि काउंटिंग। इंडेक्सिंग का सिंपल मतलब होता है काउंटिंग, तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपको 2 चाहिए तो आपको कुछ इस तरह से लगाना है 0, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, वेरिएबल, फिर उसको वेरिएबल के जस्ट आगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको डालनी है पोजीशन, ठीक है, इंडेक्स डालना है, किस इंडेक्स पे आपका ऑब्जेक्ट मतलब है और वो आपको चाहिए। तो इस तरह से 2 हमारा 0 पे आता है, और जैसे इसे मैं प्रिंट कराऊंगा ना, तो यहाँ पे देखो 2 प्रिंट होके आ जाएगा, यहाँ पे देखो आउटपुट में। तो कुछ इस तरह से एरे की आप कोई भी वैल्यू रिट्राइव कर सकते हो कभी भी कहीं भी, अगर उसमें हो तो। जैसे अगर हम 3 यहाँ पे लेना चाहें, तो यहाँ पे 3 के इंडेक्स 1 है, 0 1, और जैसे ये करोगे तो उसके बाद यहाँ पे 3 प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से एरेज काम करती है। अब मान लो अब जैसे मैं आपको बताऊँ एरे के अंदर कोई भी वैल्यू ना अपेंड कराना, तो कैसे कराएंगे। सबसे पहले मैं जो इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ पे, और एक नया फ्रेश एरे यहाँ पे बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ फ़िलहाल लेट से 4, ठीक है, एक ही वैल्यू दी है मैंने। अब जैसे मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, ऑब्वियसली एरे 4, ये जो एरे है ना ARR, ये प्रिंट हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट भी आ जाएंगे और 4 भी आ जाएगा। तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे जैसे अगर मान लो रन टाइम में अपन इस एरे के अंदर ना कुछ ऐड करना चाहें, मतलब ये 4 तो है ही, इसमें इस साइड से ना कुछ घुसता जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपेंड मेथड, ठीक है। अपेंड एक फंक्शन है जो कि इनबिल्ट है एरे के अंदर। तो आप अपेंड यहाँ पे देखो आपको सजेस्ट भी कर दिया है यहाँ पे। अपेंड यहाँ पे जैसे दबाता हूँ उसके बाद आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 5 को अपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो सीन को जब हम रन करेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, बिकॉज प्रिंट स्टेटमेंट ना ऊपर आ रही है, और कोड हमारा ऐसे रन होगा, मतलब कि पहले जैसे ARR ये था सिर्फ 4 ही था इसके अंदर, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, उसके बाद अपेंड हुआ, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दिखा। तो रिजल्ट देखने के लिए मैं जैसे फिर से यहाँ पे प्रिंट करूँगा ना ARR, तो यहाँ पे हमें फ़र्क दिखेगा। देखो पहली बार 4 ये सिर्फ ये वाली एरे प्रिंट होगी, दूसरी बार 5 अपेंड होके फिर होगा, देखो यहाँ पे 4,5 आ गया। तो इस तरह से ना हम किसी भी एरे के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब ऐड कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप का, नो मैटर कुछ भी हो वो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ना इसका देता हूँ, जैसे डेटा टाइप ना अपन चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे ये एक एरे है, इसके अंदर 4 नंबर है, ठीक है, और जैसे मैं अगर इसमें स्ट्रिंग ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ARR डॉट अपेंड हेलो, अगर मैं ये ऐड करूँ और फिर प्रिंट कराऊँ ARR को, तो यहाँ पे आप देखना 4 और हेलो दोनों प्रिंट हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। आप एक एरे के अंदर ना कैसा भी डेटा टाइप का और किसी भी डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट ना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कैसी भी चीज़ ऐड कर सकते हो। तो यही होता है फ्लेक्सिबल एरेज़ का फ़ायदा। लेकिन इनका एक नुकसान होता है कि ये ना जैसे जो नॉर्मल एरेज होते हैं ना, मतलब स्टैटिक लैंग्वेजेस वाले, जिसके अंदर डेटा टाइप डिफाइन करके फिर अपन एरे के अंदर चीज़ें ऐड करते हैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइज नहीं है ये एरे, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो उसके लिए ना हमारे पास स्पेशल टाइप के एरेज आते हैं GD स्क्रिप्ट के अंदर, जिन्हें कि हम पैक्ड बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने खोल भी रखा था, थोड़ी देर पहले खोला था आपको एग्जांपल देने के लिए। तो यहाँ पे पैक्ड वेक्टर टू एरे, आप देखो पैक्ड वेक्टर टू एरे। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये ना ये एक एरे है, ठीक है, जो कि वेक्टर टू वैल्यू स्टोर करता है। अब वेक्टर टू वैल्यू क्या होती है, इनकी बातें हम आगे जाके करेंगे, जब अपना GD स्क्रिप्ट कोर्स ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आएगा तब करेंगे इनकी बातें। जैसे मैं आपको सिंपल सा ये पैक्ड एरे खोल के दिखाता हूँ, पैक्ड स्ट्रिंग एरे। अब जैसे ये देखो, अब इसका सिंपल मतलब है कि पैक्ड का मतलब है कि ये स्ट्रिंग के लिए ना स्पेशली बना एरे। इसके अंदर ना और कोई जैसे स्ट्रिंग का अगर आपने मान लो पैक्ड स्ट्रिंग एरे एक बनाया, उसके बाद अगर आप उसमें नंबर घुसाने की कोशिश करोगे ना, तो ये चीज़ नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो एन एरे स्पेसिफिकली डिजाइन टू होल्ड स्ट्रिंग्स, ठीक है, पैक्स डेटा टाइटली सो इट सेव्स मेमोरी फॉर लार्ज एरे साइजेस। अब ये जो पैक्ड एरेज होते हैं ये सिंपलीफाई मेमोरी को सेव करते हैं, और जो नॉर्मल एरे होते हैं ना जिसमें अपन कुछ भी घुसा सकते हैं, वो इतने मेमोरी ऑप्टिमाइज नहीं होते।
तो जैसे आप अगर आपको कोई एक डेटा टाइप अगर आपको स्टोर कराना है ना, तो वहाँ पे पूल ये जो पैक्ड वाले एरेज है ना, ये बनाओ। अब मैं पूल क्यों बोला भाई, क्योंकि ना जो जी डी जो पुराना वर्जन था ना, मतलब गोडोट 4 के आने से पहले, उसमें ना पैक्ड को पूल बोल रखा है, ठीक है। मतलब जितने भी सारे एरेज हैं ना पैक्ड नाम के, वो जैसे यहाँ पे पैक्ड स्ट्रिंग एरे तो वहाँ पे पूल स्ट्रिंग एरे था, तो वो नाम बार बार निकल जाता है। अगर निकल जाए तो आप समझ जाना मैं यहाँ पे गोडोट 4 के अंदर पैक्ड स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, पैक्ड एरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये पैक्ड वाले एरेज होते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट देखो, इसमें पुराने जी डी स्क्रिप्ट का यहाँ पे हमें रेफरेंस मिलता है, इसलिए यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पूल स्ट्रिंग एरे। अब इसके अंदर आप देखोगे तो पैक्ड स्ट्रिंग एरे जो है ना 4 के अंदर, उसके इक्विवेलेंट है। तो आप ये पूल देख के ऐसे मतलब शौक मत होना कि भाई ये पूल स्ट्रिंग एरे कहाँ पे आ गया, इसका क्या मतलब होता है, ये कुछ अलग तो नहीं होता ना। तो कुछ अलग नहीं होता। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी जो मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको एरे को ना शफल करना है। अब शफलिंग क्या होती है एरे की, जैसे मैं यहाँ पे एक नया एरे बनाता हूँ, थोड़ा अलग नाम ले लेते हैं इसका, माई एरे। उसके बाद जैसे मैं इसमें देता हूँ 2, 5, 10 और एट लास्ट मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोग्रामर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ, सबसे पहले प्रिंट कराता हूँ, फिर आपको रिजल्ट दिखाऊंगा मैं जो करने वाला हूँ उसका, प्रिंट माई एरे। अब जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो नो डाउट कि जैसा ये एरे है ना वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 2, 5, 10 और फिर प्रोग्रामर, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता। जैसे अगर आप यहाँ पे अगर आप यूज़ करो माई एरे, उसके बाद इसका शफल फंक्शन यूज़ करो, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, कुछ नहीं, ये कोई पैरामीटर नहीं ले लेता। अब देखो ये फंक्शन लगाते देखो एरे की क्या हालत होगी। तो यहाँ पे देखो एरे जो है हमारा मतलब बदल के, ज़्यादा नहीं बदला, ये रैंडमली होता है। जैसे अगर आप एक और बार शफल करोगे ना तो वैल्यूज़ कुछ और आएंगी। जैसे यहाँ पे 2, 5 प्रोग्रामर पहले आ गया, देखो यहाँ पे प्रोग्रामर बाद में था, फिर 10 बाद में आ गया। अगर आप ये फिर से रन करोगे तो देखना इस बार अलग अपने को रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो 5, 10, 2 प्रोग्रामर है। तो ये भाई सिंपली क्या करता है, किसी भी एरे के अंदर ना जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उन सब की इंडेक्सिंग को रैंडमाइज़ कर देता है। तो ये आपके गेम के अंदर बहुत ज़्यादा काम का है भाई। ये पता है आप कहाँ का काम ले सकते हो। जैसे मान लो वही प्लेयर वाला एग्जांपल ले लो, 10 प्लेयर आपको ना अपने गेम के अंदर स्पॉन करने हैं। मान लो एक प्लेयर यहाँ होना चाहिए, एक प्लेयर यहाँ होना चाहिए, एक प्लेयर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ना ऐसे करना है कि हर एक प्लेयर ना एक ही जगह पर ना जाए बार बार। वो तो 10 जगह है ना, उनमें से कहीं भी कहीं जाए, कभी कहीं जाए। तो वहाँ पे आप पहले एरे के अंदर ना वो सभी पोजीशन को ले लो, ठीक है। वेक्टर 2 के अंदर आती है पोजीशन, उसके बाद हम आगे करेंगे वेक्टर 2 क्या होता है। फिर ना क्या करना कि ये मेथड यूज़ करना, शफल कर देना, उसके बाद पोजीशन फिर से असाइन कर देना फॉर लूप लगा के, ठीक है। तो ऐसा कैसे भी तरीके से, मतलब काफ़ी सारे तरीके हैं एक चीज़ को करने के लिए, ये नहीं है, ये तो बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं। तो शफल कुछ इस तरह से काम करता है। तो एरे का टॉपिक वैसे ना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। अभी तो मैंने बस आपको बेसिक बताया एरे का। और जब अपन आगे जाएंगे ना, जैसे गोडोट के कोर्स हम करेंगे, मतलब गोडोट के अंदर की चीज़ें जानेंगे ना, गेम बनाएंगे, तब और एरे की ना आपको नई नई बातें पता चलेगी। मतलब कि आप सोचोगे कि यार हाँ यार एरे को अपन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें यहाँ पे नहीं हो सकती। अभी आपको बेसिक बताना था वो मैंने बता दिया। आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत कुछ आगे मतलब पता चलेगा आपको एरेज से रिलेटेड। तो बस ये वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।